होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन टॉपिक है आपका होम साइंस में आज, फूड एंड न्यूट्रिशन। कार्बोहाइड्रेट का पहला टॉपिक रहेगा मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। किसके? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 का होता है। इसका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात क्या होता है? 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट्स में दो ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से? एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। कौन सा? एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। जिन कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा उन्हें हम एल्डोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोज। और जिसमें कीटोन पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? कीटोज। ये रहा इनका ग्रुप। कितने ग्रुप पाए जाते हैं? दो ग्रुप। अब इनको हम दो वर्ग, इनका वर्गीकरण का आधार, कार्बोहाइड्रेट्स को हम वर्गीकृत करते हैं दो आधार पर, भौतिक आधार पर और रासायनिक संयोजन के आधार पर। भौतिक आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, शर्कराएं और अशर्कराएं। क्या होते हैं? शर्कराएं और अशर्कराएं। और रासायनिक संयोजन के आधार पर इन्हें हम तीन वर्गों में बांटते हैं। किस आधार पर? रासायनिक संयोजन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। ये इंपॉर्टेंट है। यहीं से तीन वर्ग होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? तीन होते हैं। सबसे पहला होता है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स। नंबर 2 है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स। नंबर 3 है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ पे डाइसैकेराइड के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। अब देखिए, यहां से समझना हमको, कार्बोहाइड्रेट को समझना है तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? मोनो, फिर उसके बाद डाई, फिर उसके बाद पॉली। आज का क्लास रहेगा मोनोसैकेराइड्स के ऊपर। किस कार्बोहाइड्रेट्स पर? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स सबसे सरलतम प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स कौन होते हैं? मोनोसैकेराइड्स होते हैं। सबसे जटिल कौन होते हैं? पॉली होते हैं। और बीच में कौन है? डाइसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। अब देखिए,
मोनो से मोनो, ये इनके कार्बोहाइड्रेट्स के एकलक हैं, किसके? डाइसैकेराइड्स के और पॉलीसैकेराइड्स की। ये क्या हैं? मोनोमर्स हैं। मोनोमर्स का मतलब होता है सबसे सरल इकाई। कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे सरल इकाई को हम क्या बोलते हैं? एकलक बोलते हैं या मोनोमर्स बोलते हैं। तो सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स कौन होंगे? मोनोसैकेराइड्स होंगे। इन्हीं से डाइसैकेराइड्स का निर्माण होगा और इन्हीं से पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होगा। कैसे होगा? अब ये सबसे सरल कौन होंगे? मोनोसैकेराइड्स। उसके बाद डाइसैकेराइड्स समझना है और आपको पॉली भी समझना, थोड़ा थोड़ा करके। डाइसैकेराइड्स क्या होंगे? जब दो समान या असमान, समान या असमान डाइसैकेराइड्स के अणु मिलते हैं तो क्या बनते हैं? मोनोसैकेराइड्स के अणु मिलते हैं तो क्या बनता है? डाइसैकेराइड्स। क्या बनता है? डाइसैकेराइड्स। जैसे इसी के आधार पर हमें डाइसैकेराइड्स का भी कॉन्सेप्ट इजाद करते हैं। डाइसैकेराइड्स भी दो प्रकार के होंगे और पॉलीसैकेराइड भी रासायनिक संगठन के आधार पर दो प्रकार के होंगे। रासायनिक संगठन भी चल रहा है। मोनोसैकेराइड सबसे सरल, तो समान और असमान, समान वाले को हम बोलते हैं होमोडाइसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं? होमोडाइसैकेराइड्स। और असमान वाले को बोलते हैं हम हेट्रोडाइसैकेराइड्स। हेट्रोडाइसैकेराइड्स। इसी तरह से, क्योंकि सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होना किससे है? मोनोसैकेराइड से। किससे होना है? मोनोसैकेराइड से। अब चाहे डाइसैकेराइड्स हो, चाहे ओलिगोसैकेराइड्स हो, चाहे पॉलीसैकेराइड्स हो, तो मोनोसैकेराइड सबसे सरलतम और सभी कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होते हैं? ये एकलक होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। जब दो समान या असमान मिलेंगे तो एक डाइसैकेराइड बनेगा, और 10 से अधिक हजारों तक जब मिलेंगे तो उसे पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे, और 2 से अधिक यानी 10 तक जब मिलेंगे तो कौन बन जाएगा? ओलिगोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स के बारे में आप पढ़िए। मोनोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स में कार्बन परमाणुओं की संख्या, ग्रुप कौन कौन से होंगे बताया गया आपको? क्या कौन कौन से ग्रुप होंगे मोनोसैकेराइड में? एल्डिहाइड होगा या क्या होगा? कीटोन। इसे क्या बोलते हैं हम? एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं हम कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। इन्हीं के आधार पर आपको देखना है। मोनोसैकेराइड्स में आपके कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से लेकर के 7 तक होगी। क्या होगी? 3 से लेकर के 7 तक होगी। जिन मोनोसैकेराइड्स में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होगी उन्हें हम ट्राइओज बोलेंगे। ट्राइओज बोलेंगे। जिनमें 4 होगी उसे हम टेट्रोज बोलेंगे। जिनमें 5 होगी उसे हम पेंटोज बोलेंगे। 6 होगी हेक्सोज बोलेंगे। 6 होगी तो क्या बोलेंगे? हेक्सोज। कार्बन परमाणु 7 हैं तो क्या बोलेंगे उसे हम? हेप्टोज। ये आपको पढ़ना है। ये होता है 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेप्टा और 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेके हैं शब्दावली केमिस्ट्री की। अब देखिए आप, 3 से 7 होना है किसमें? कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो जब 3 होगा तो उसे क्या बोला? ट्राइओज। 4 है तो टेट्रोज, 5 है पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज और 7 है तो हेप्टोज बोलेंगे।
इनका सामान्य सूत्र होता है, पहले ये समझिए तब सबका सूत्र आप निकाल लेंगे। CnH2nOn, या कहीं कहीं किताब में आपको इस तरह मिलेगा CH2ON, जहां n पूर्णांक है या कार्बन परमाणु की संख्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है, यहां से समझना है आपको, कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब देखिए हमें लिखना है सूत्र किसका, ट्राइओज का। किस फार्मूले में रखेंगे, इसमें CnH2nOn में n की जगह कितना रखना है, 3, क्या रखेंगे 3, 2 × 3 कितना होगा 6, वो कितना हो जाएगा 3, क्या फार्मूला है CnH2nOn। तो ट्राइओज का सूत्र क्या होगा C3H6O3। आप इसका सूत्र क्या ऐसे लिखेंगे, C कार्बन परमाणु कितने होंगे 4, C4 H 2 × 4 8 और वो 4। पेंटोज का सूत्र क्या होगा C5H10O5। हेक्सोज का सूत्र क्या होगा C6H12O6। हेप्टोज का सूत्र क्या होगा C7H14O7। इसी फार्मूले रख करके आप सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के सूत्र भी निकाल सकते हैं, पूछा भी जाता है। हेक्सोज पूछा जाता है, पेंटोज पूछा गया है, ये दोनों पूछे जाते हैं। अब इनको भी जानते रहिए किसका क्या फार्मूला, ट्राइओज का क्या होगा C3H6O3। 2 होते तो है 3 से 7, लेकिन इसमें 2 ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए हैं, पेंटोज और हेक्सोज शुगर। कौन कौन सी, पेंटोज और हेक्सोज। पेंटोज में कौन कौन सी हैं और हेक्सोज में कौन कौन सी, उन पे हमें चर्चा करना है। कौन सी, पेंटोज और हेक्सोज। हेक्सोज किससे कहेंगे, जिसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी है 6 है। पेंटोज किससे कहेंगे, जिसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी है 5 है। तो पेंटोज शुगर कौन कौन सी है, किसमें पाई जाती हैं, पेंटोज शुगर किसमें किसमें है, डीएनए और आरएनए में। कौन कौन सी हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, हमारे शरीर में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और क्या है आरएनए है। इसमें कैसी शुगर पाई जाती है, पेंटोज। पेंटोज में इसमें कौन सी पाई जाएगी और आरएनए में कौन पाई जाएगी, इसमें पाई जाएगी डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, और इसमें पाई जाएगी राइबोज। नेट का क्वेश्चन, राइबोज शुगर कैसी है, मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में कैसी है, पेंटोज है। हेक्सोज शुगर आपकी मुख्य रूप से 3 है। हेक्सोज कौन कौन सी है, 3 है। हेक्सोज का फार्मूला क्या होगा, हेक्सोज का C6H12O6। कैसे निकालेंगे, CnH2nOn से। हेक्सोज में कौन कौन सी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये मुख्य रूप से हैं। कौन कौन सी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 मुख्य रूप से हैं। अब यहां भी बात आई, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा, कितने कौन कौन समूह पाए जाते हैं, एल्डिहाइड और क्या पाया जाता है, कीटोन। अणुसूत्र तो सबके समान है, क्या आपने देखा C6H12O6। तो जब अणुसूत्र समान है तो इनके नाम अलग अलग क्यों हैं, नाम अलग क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, वो एक दूसरे के समायोगी कहलाते हैं, आइसोमर्स। अणुसूत्र क्या होगा,
समान होगा, लेकिन संरचना सूत्र क्या होगा, अलग अलग होगा। इस घटना को क्या कहते हैं हम, आइसोमेरिज्म कहते हैं, और जिनके होते हैं यौगिकों के वो एक दूसरे के समायोगी आइसोमर कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ? तो इन तीनों के क्या है, अणुसूत्र तो समान है, C6H12 O6 है, लेकिन की जब संरचना बनती है, बंध बनते हैं और ग्रुप इनके अलग अलग होते हैं। तो जिसमें अभी थोड़ी देर पहले बताया गया आपको, ये कौन से कहलाएंगे, एल्डोज कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे, कीटोज कहलाएंगे, कीटोन वाले। ये हो गए आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब देखिए इसी ग्लूकोज से आप कहेंगे हमें सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा मिलती है, नहीं, मिलना अल्टीमेट किससे है, ग्लूकोज से। जब तक सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं होंगे आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। जब तक इनका पाचन नहीं होगा, क्या होगा, आपका डाइसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड है, ये जब तक किसमें नहीं टूटेंगे, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में किसमें, ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज का ही क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा, किस रूप में, एटीपी के रूप में। किस रूप में, एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है। अब बात आती है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, लेकिन किसको खाएंगे हम, पॉलीसैकेराइड को खाएंगे कि डाइसैकेराइड को खाएंगे कि मोनो, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कौन है, मोनोसैकेराइड है। मोनो में कौन है, ग्लूकोज। ग्लूकोज ही शरीर में संचरित होने वाली शर्करा है। रक्त में संचरित होने वाली शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का 2 नाम है, ये है डी ग्लूकोज, और एक क्या है, डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज। डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज नाम कहां से आया, डी ग्लूकोज, ये ध्रुवित प्रकाश को दाहिनी ओर जब घुमा देगा तो क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज उसे कहेंगे हम। ठीक है, तो रक्त में संचरित होने वाली शर्करा कौन सी है, डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज है, इसी से हमें ऊर्जा मिलेगी। आगे देखता हूं ग्लूकोज के बारे में, और देखिए आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट ग्लूकोज ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज शहद में, फलों में, ये मुख्य रूप से पाई जाती है। मुख्य रूप से कहाँ, शहद में और फलों में, लगभग दोनों में समान है। 35 से 40% शहद में ग्लूकोज पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। क्या, ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज सदैव आपके शरीर में नहीं रहेगा, ग्लूकोज की कमी भी हो जाती है। कैसे होती है, आप इस पे देखिए कैसे। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन स्टार्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होगा कहां से, मुख गुहा से। मुख गुहा, कार्बोहाइड्रेट पाचन कहां स्टार्ट होगा, मुख गुहा। क्या पचाता है, लार। क्या, लार। लार में पाया जाता है टाइलिन या एमाइलेज। क्या, टाइलिन या लारिये एमाइलेज से कहते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन या एमाइलेज। क्या खाएंगे, मंड खाएंगे, स्टार्च खाएंगे। सबसे पहले हम जो भोजन लेते हैं उसमें किसकी प्रधानता रहती है, ग्लूकोज की प्रधानता नहीं रहती है, उसमें प्रधानता किसकी रहती है, स्टार्च की या मंड की। किसकी प्रधानता रहती है, स्टार्च या मंड की। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो मंड है, मंड किसमें बदलेगा, माल्टोज में। किसमें, माल्टोज में। ये प्रक्रिया कहां शुरू हो जाती है, मुख गुहा से। कौन सा एंजाइम है, टाइलिन या एमाइलेज। ये क्या करेगा,
लगभग 5% मंड को किसमें बदलता है? माल्टोज में। किसमें? माल्टोज में। ठीक, अब क्या बनेगा? माल्टोज। माल्टोज एक प्रकार की सम डाइसेक्राइड है। माल्टोज क्या है? सम डाइसेक्राइड, होमोडाइसेक्राइड्स। ग्लूकोज के दो अणुओं के जुड़ने से क्या बनती है? माल्टोज बनती है, जिसे जौ की शर्करा कहते हैं। अंकुरित होते हुए बीजों की शर्करा किसे कहा जाता है? माल्टोज को। अब माल्टोज जब टूटेगी तो किसमें टूटेगी? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कहां से मिला हमें? मंड से मिला। क्योंकि हम अधिक से अधिक फल नहीं खाते हैं। खाते क्या है अधिक से अधिक? अनाज खाते हैं। अनाजों में, गेहूं में क्या है आपका? मंड है, स्टार्च है। वही स्टार्च, अच्छा स्टार्च का फॉर्मेशन होता कैसे है? स्टार्च का फॉर्मेशन होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से। जब क्वेश्चन पूछा गया है, अभी नेट का क्वेश्चन है क्या, कि नए चावल में क्या पाया जाता है? नए चावल में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। क्योंकि मंड का निर्माण किससे हो रहा है? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। और मंड भी एक प्रकार का क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है। क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। जिनमें समान अनुभाग लेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? सम या होमो। और जिसमें भिन्न भिन्न मोनोमर्स भाग लेंगे उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो पहले मोनो की बात करें, क्योंकि मोनो ही मुख्य है। मोनो से ही सबका निर्माण हुआ। मोनो से क्या बना? डाई। डाई से क्या बना? डाइस नहीं, मोनो से डाई, और मोनो से ही क्या बना? पॉली। अब देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बार बार पूछा जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखिए कैसे रहता हमेशा। आपके शरीर में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा निश्चित बनी कैसे रहती है, इसका कॉन्सेप्ट है। यह है आपका आमाशय। क्या है? आमाशय। आमाशय के बाद शुरू हो जाती छोटी आंत, लेकिन उसी आमाशय के ठीक नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है, मिश्रित ग्रंथि है, जिसे क्या बोलते हैं हम? अग्न्याशय। क्या बोलते हैं? अग्न्याशय। कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये भूलना नहीं कभी। रट के पढ़ने से हमेशा भूल जाएंगे कि और ये यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा भी, कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ये आमाशय है, आमाशय के ठीक नीचे क्या है? अग्न्याशय। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका भी कॉन्सेप्ट है, मिश्रित इसे इसलिए बोला जाता है, इसमें दो भाग पाए जाते हैं, वही स्रावी और अंतःस्रावी। जिस ग्रंथ में दोनों भाग पाए जाएंगे उस ग्रंथ को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथ। क्योंकि इसका 98% भाग क्या होता है? वही स्रावी होता है, और लगभग 2% भाग क्या होता है? अंतःस्रावी होता है। इसको आप समझिएगा बात को। कैसे? ग्लूकोज की एक सामान्य मात्रा 80 से 120 ही बनी रहेगी हमारे शरीर में। कैसे? और तो ये इसके अंतःस्रावी भाग की कहानी हम बताएंगे। वही स्रावी से तो पाचक रस निकलता है, इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अग्न्याशयिक रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। इस रस को? अग्न्याशयिक रस को, क्योंकि अग्न्याशयिक रस में सभी प्रकार के पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम है। दूसरी बात देखिए, अब देखिए यहां इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। शुरू हुआ है तो इसको समझिए आप, नहीं तो आप भूल जाएंगे हमेशा। देखिए ये है क्या? अग्न्याशय। चपटी मछली की आकृति ग्रंथि पाई जाती है। क्या है बेटा? ये है आमाशय। आमाशय के ठीक नीचे आपका क्या है? ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, कि हमारे शरीर में आमाशय किधर स्थित है और अग्न्याशय किधर स्थित है और यकृत किधर स्थित है। तो आमाशय बाईं ओर, और बाईं ओर जब आमाशय स्थित है, वही आमाशय के ठीक नीचे क्या होता है? ग्रहण की दोनों भुजाओं में अग्न्याशय। तो दोनों ये अंग कहाँ स्थित हैं आपके? कहाँ किधर स्थित हैं? बाएं ओर। पूछा क्या प्रश्न है? अब देखिए इसका दो भाग होता है। ये इसका अग्न्याशय का 2% ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह है कितना? 98% लगभग। यह है वही स्रावी, वही स्रावी। और ये क्या है? अंतःस्रावी।
क्योंकि ये बात चल रही ग्लूकोज की, समझना कहाँ से है आपको, रट के नहीं समझना है, पढ़ के समझना है। अंतःस्रावी भाग 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? अल्फा है, बीटा है, गामा या डेल्टा है। ये क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। अल्फा से निकलता है ग्लूकेगान। कौन सा हार्मोन्स? ग्लूकेगान। बीटा से निकलता है, जो बार बार पूछा जाता है, इंसुलिन। और गामा या डेल्टा से निकलता है सोमैटोस्टेटिन। क्या? सोमैटोस्टेटिन। इन्हीं दोनों को समझना, एंटागोनिस्टिक है दोनों। कैसे हार्मोन्स हैं? एंटागोनिस्टिक। अगर ये दोनों ना रहें तो आप जीवित नहीं रह सकते। समझिए कैसे, समझिए। लोग समझते हैं कि इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में शर्करा को बढ़ाना, एकदम गलत पढ़ते हैं। कैसे? ये इंसुलिन हार्मोन्स कहां से निकला? अभी भी बताया मैंने, अग्न्याशय की अंतःस्रावी ग्रंथियों या कोशिकाओं से। अब देखिए, इंसुलिन क्या करता है, ये कोशिकाओं के लिए ग्लूकोज की पारगम्यता को क्या करता है? बढ़ा देता है, यानी ग्लूकोज को अधिक से अधिक लेने की छूट प्रदान कर देता है। ठीक। और दूसरा कार्य क्या करता है? दूसरा काम क्या करता है ये, कि जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज बचा, कौन सी क्रिया करा देता है? ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोजन, संचित ईंधन। अब समझिए कैसे हुआ। ये जो है, क्या किया इंसुलिन ने क्या किया? अधिक से अधिक ग्लूकोज खिलाया। किसको? कोशिकाओं को। तुम अधिक से अधिक ले लो, अपना कार्य करो, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत कौन है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज से आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और दूसरा क्या किया? सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? जो संचित ग्लूकोज था, वो आवश्यकता से अधिक था, उसे किसमें बदल दिया? ग्लाइकोजन में। किसमें बदल दिया? कौन सी क्रिया है? क्या कहते हैं इसे? कौन सी क्रिया? ग्लाइकोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजेनेसिस। कौन सी क्रिया है? ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया। किसने? इंसुलिन ने। लेकिन भाई ये बताइए, आप लगातार तो चबैना चबा नहीं रहे हैं, न खाना खा रहे हैं आप, न फल लेकर टहल रहे हैं, चले गए कोरांव, लौट के कब आ रहे हैं? रात में 10 बजे। लेकिन क्या आपको जो है भोजन लेने की आवश्यकता पड़ी? नहीं। अब समझिए, यही हुआ। इसी का विरोधी हार्मोन एक के घर में है। किस घर में है? अलग अलग कमरे हैं। कहां पर? अग्न्याशय में। अग्न्याशय इनका एक घर है। किसका? इन तीनों का, ग्लूकेगान का, इंसुलिन का और सोमैटोस्टेटिन का। कहां पर है? एक ही घर में, लेकिन इनके कमरे क्या हैं? बटे हुए हैं। अब जान ही रहे हैं। अब इसने क्या किया? इंसुलिन ने क्या किया? आवश्यकता से ग्लूकोज क्यों बदल दिया? ग्लाइकोजन में। लेकिन 4 घंटे 5 घंटे खाना खाने के बाद भूख लगती है। भूख क्यों लगती है? वही ग्लाइकोजन, जो जब तक ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन कमी शरीर में नहीं है, तब तक तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपका काम चलता रहेगा। लेकिन जैसे 4-6 घंटे बीत जाता है, जो संचित ग्लाइकोजन है, संचित ग्लाइकोजन 2 जगह संचित होता है, मांसपेशियों में और यकृत में। कहाँ का संचित होता है ग्लाइकोजन? मांसपेशियों और यकृत में। जैसे सबसे पहले उपयोग हम किसका करते हैं? यकृत का। उसके बाद किसका करते हैं? मांसपेशियों का। ठीक। अब समझिए यहां, अब ग्लूकेगान, अब जैसे 4-6 घंटे बीत गया तो कौन स्रावित होने लगेगा? अल्फा कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन इस ग्लाइकोजन को किसमें बदल देगा? ये ग्लाइकोजन किसमें बदल दिया? ग्लूकोज में। किसमें बदल दिया? ग्लूकोज। कौन सा हार्मोन है? ग्लूकेगान। ग्लूकेगान हार्मोन क्या किया? किसमें बदल दिया? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन किसमें बदल दिया? ग्लूकोज में। तो कितनी नियत मात्रा बनी रहेगी? जैसे कम होगा 80 से, जैसे कम हुआ ग्लूकोज की मात्रा, कौन स्रावित होने लगेगा आपके शरीर से? कौन सा हार्मोन्स? ग्लूकेगान। तब स्रावित होगा जैसे रक्त में शर्करा की मात्रा क्या होगी? कम होगी। शर्करा किससे बोल रहे हैं? ग्लूकोज को, क्योंकि रक्त में संचरित होने वाली शर्करा एक के लिए है, ये है कौन सी? डी ग्लूकोज या ग्लूकोज। ठीक है। जैसे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हुई, तुरंत कहां से निकला? वो अल्फा कोशिका से। कौन निकला?
ग्लूकेगान। इस क्रिया का नाम भी पूछ लेता है आपसे। ये मेटाबॉलिज्म के साथ साथ आपका चल रहा है। क्या है? ग्लाइकोजन किसे बदल दिया? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लाइकोजिनोलिसिस क्रिया, ठीक है, ये भी एक में होती है। ठीक, तो महत्वपूर्ण आपका क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज अगर नहीं है आपके शरीर में तो आपकी ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब देखिए, ग्लूकोज सिर्फ आपका आधा अधूरा ज्ञान है, लोग पढ़ लिए। ग्लूकोज हमें सिर्फ किससे मिला? सिर्फ किससे मिला? क्या आपको ग्लूकोज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगा? नहीं, यही तो अधूरा है मामला। दो क्रियाएं और हैं, एक क्रिया और है, उस क्रिया का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन सी क्रिया? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया वो क्रिया है जिसमें हम वसा और प्रोटीन से भी ग्लूकोज का निर्माण करने लगते हैं। किसका? वसा और प्रोटीन से। तो कुछ लोग पढ़ के निकल लिए, कहे कि नहीं, सिर्फ हमको कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा मिलती है। लेकिन आप देखते होंगे, जैसे सबसे पहले आप बीमार होते हैं तो आपको क्या आता है? चक्कर आता है। क्या आता है? चक्कर। तो चक्कर आने का मतलब हुआ बीमार होना शुरू हो गए हैं। तो कुछ दिन तो जूस वूस पी करके अपना काम चला लिए आप, लेकिन जूस पीने से भी काम नहीं चला। ये कमर का जो बेल्ट आप लगाए हुए हैं, ये क्या हुआ? ढीला हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? फैट से भी ऊर्जा मिली। किससे मिली? फैट से भी ऊर्जा मिली। और अंत में जब उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा बेल्ट क्यों ढीला हो रहा है, तो कुछ लोग कहें क्या तुम्हारी तो हड्डी दिखाई देने लगी। अर्थात किससे ऊर्जा मिली? प्रोटीन से। तो एक क्रम भी है। ग्लूकोज सिर्फ आपका वहम है कि किससे मिलता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से, अनाज से मिलता है, ऐसा है नहीं। कहाँ कहाँ से मिलेगा? हाँ, ये बात की जाए कि मुख्य रूप से ग्लूकोज की प्राप्ति या कार्बोहाइड्रेट हमें जो है अनाज देते हैं, ये सही बात है, क्योंकि हम लगभग 60 से 65% अधिकतम ऊर्जा की प्राप्ति हम किससे करते हैं? अनाजों से ही करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, आधा अधूरा ज्ञान नहीं करना चाहिए। क्या कहा है? किससे मिलेगी हमें? प्रोटीन से भी मिलेगा। इसका क्रम है, सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा, ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद क्या होगा? सेकंड नंबर पर अभी क्या बताया? बेल्ट यानी वसा। अंत में क्या होगा? प्रोटीन से। ये आपका ऊर्जा उत्पन्न होने क्रम है। और प्रोटीन से भी बनना क्या है? ऊर्जा के लिए ग्लूकोज ही बनेगा। हाँ, ये क्रम है मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, शेष कल और मोनोसेक्राइड्स को डिटेल करेंगे। और पीजीटी का पेपर अब आपको मॉडल टेस्ट पेपर हल कराया जाएगा निःशुल्क। और ये मुहिम है, ये रात दिन आपको चलाया जाएगा। शाम को 9 बजे से 10:30 बजे रात तक पेपर हल कराया जाएगा, संडे के दिन। क्लोज कर दीजिए।